Hello everyone, this is the another video of statistics for economics. In this video, we discuss about the next unit, unit 3, statisticals, interpretations and tools. Okay, and chapter 8, measures of central tendency, that is arithmetic mean. आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीन के बारे में। आई थिंक आप लोगों ने 9th और 10th में मीन, मीडियन एंड मॉड स्टडी किया होगा, आपके सिलेबस में है। लेकिन यहाँ पे जो मीन है उसका अपग्रेड वर्जन है, उसका हायर पार्ट है, डेट इज मीन। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। इसके कुछ हम प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, टेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखते हैं स्क्रीन पे। In previous chapter, we discussed how the raw data can be organized in terms of tables, graphs, and frequency distribution. Okay, ये हमारी थर्ड बड़ी डेफिनेशन है। यानी कि प्रीवियस चैप्टर्स में हम डिस्कस कर चुके थे ग्राफ कैसे बनता है, टेबल कैसे बनती है, या रॉ डाटा क्या होता है। अब उसी रॉ डाटा की हेल्प से हम यह क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जैसे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को अरेंज करेंगे। डेट आफ्टर हम कैलकुलेट करेंगे मीन, जिसको कि हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। उसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए सिंगल वैल्यू। ध्यान देना है यहाँ पे आपको कि कैसी वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू है। डेट अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट करेगी डिस्क्राइब द सेट ऑफ आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन का मतलब एवरेज विद इन द सेट ऑफ डाटा। सेट ऑफ डाटा का मतलब गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, सेट ऑफ डाटा का मतलब गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, उस गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से वो उस इंफॉर्मेशन को अरेंज करने के बाद हमें सेंट्रल वैल्यू देगा। सेंट्रल वैल्यू का मतलब एवरेज हमें फाइंड करके मिलेगा। इसमें किसमें, अरिथमेटिक मीन में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर समटाइम्स कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन। यानी कि हम इसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन भी बोलेंगे। एंड समरी स्टैटिस्टिक्स, इसको हम बोलेंगे समरी स्टैटिस्टिक्स। यानी कि जो आपका अरिथमेटिक मीन है उसको हम बोल सकते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन, या मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या सेंट्रल पोजीशन, या एवरेज। समझ रहे हैं? जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, और एग्जांपल में आप अपने मार्क्स ले लीजिए, और मार्क्स का क्या निकाल सकते हैं, एवरेज। एवरेज कैसे, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश एंड आपके पास है फिजिकल एजुकेशन। इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का आप एडिशन करके सम करने के बाद क्या करेंगे, 5 से डिवाइड दे सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम कर लीजिए और उनसे उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लीजिए। तो हम अब क्या लिखेंगे, जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं वो अपॉन 5, जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एवरेज। ये होता है आपका अरिथमेटिक मीन। हम इसमें आगे समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं हम इसका मीनिंग। व्हाट अबाउट द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आइए शुरू करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सिंगल वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, एक ऐसी वैल्यू होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है जो किस पर डिपेंड होती है, ये डिपेंड होती है अपने डेटा पर, यानी कि रॉ डेटा पे। ओके, विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंटायर सेट ऑफ डाटा। यानी कि जो उसका पूरा डाटा, जो डाटा सेट है, उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सिंगल वैल्यू। और एक्चुअल में सिंगल वैल्यू होता क्या है, ये होता है एवरेज। क्या होता है, एवरेज। आगे देखें, इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज एंड मेजर्स ऑफ लोकेशन, या सेंट्रल लोकेशन। ओके, ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है आपका, ये आपका 3 टाइप से होता है। अब उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बता दिया मीन, दैट इज अरिथमेटिक मीन। उसके बाद इसमें 2 टाइप्स होते हैं, मॉड एंड मीडियन। मॉड एंड मीडियन आप समझें। द प्रिंसिपल मेजर्स वाइडली यूज, यानी कि जो बड़े लेवल पे यूज किया जाता है वो होता है आपका अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड। इसके बाद इंडेक्स, डिस्पर्जन, कोरिलेशन भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा यूज होता है
आपने मीन मॉड मीडियन 9th-10th में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे हम उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज, यानी कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि किसी भी चीज का अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं, किसी भी चीज का अगर हम पोजिशनल वैल्यू निकाल रहे हैं, सेंट्रल वैल्यू अगर हम किसी भी चीज की फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी भी रॉ डेटा की सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो एवरेज वैल्यू हमारे पास आएगी उसका हम क्या कर सकते हैं, उससे हमें क्या यूटिलाइज है, कितना हेल्पफुल है। तो आप खुद से कह सकते हैं कि हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालने के बाद ये देख सकते हैं कि इसमें इतना कितना अप डाउन हो रहा है। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे कंट्री की अगर हम जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की या नेशनल इनकम की बात करें, तो कंट्री में हर आदमी की इनकम अपनी अलग अलग है। ठीक है। कोई कितना कमा रहा है, कोई कितना कमा रहा है, कोई मंथ में थाउजेंड्स में कमा रहा है, कोई मंथ में लाख में कमा रहा है, और कोई पर्सन मंथ में करोड़ में अर्न कर रहा है। लेकिन जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम आप कैसे निकालेंगे? टोटल कंट्री की इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो उससे क्या निकल के आएगा? आपकी पर कैपिटल इनकम, कि हमारी पर कैपिटल इनकम कितनी है। यानी कि उससे हम ये देख सकते हैं कि एवरेज हमारी पर पर्सन इनकम कितनी है। जबकि मान के चलो पर कैपिटल इनकम हमारी आती है 55,000, यानी कि एक आदमी एक साल में एवरेज 55,000 अर्न करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महीने में लाखों रुपए अर्न कर लेते हैं, या इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 55,000 क्या, वो 40,000 भी पूरे साल में अर्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम पोजिशनल या एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसको हम पॉइंट बाई पॉइंट समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका टू प्रेजेंट ह्यूज डाटा इन समराइज्ड फॉर्म, यानी कि बड़े डेटा को समराइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपका एग्जांपल लूं, हमारी सीबीएसई बोर्ड का कितने % रिजल्ट रहा, ये क्या समराइज्ड फॉर्म है, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, ये वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद में ऑल स्टूडेंट्स के पास या फेल होने वाली इंफॉर्मेशन को एक जगह पे कलेक्ट करने के बाद में उस पर एनालाइज करने के बाद में हमने क्या निकाला? एवरेज। तो ये क्या है? समराइज्ड फॉर्म है। ठीक है। अब जैसे हाउ मेनी % आर लिटरेट, या लिटरेसी रेट कितना है, तो लिटरेसी रेट मैंने बोला कि हमारा लिटरेसी रेट है 85%, और अप्रोक्स बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है। तो 85% जो मेरा लिटरेसी रेट है वो क्या है? समराइज्ड फॉर्म है। जब पूरे कंट्री की सेंसस के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई होगी तब ये लिटरेसी रेट निकल के आया होगा। ठीक है। तो ये क्या है? समराइज्ड फॉर्म। बड़े डेटा को, लार्ज से लार्ज डेटा को हम कैसे कर देते हैं? एक छोटी सी वैल्यू में। ओके। सेकंड पॉइंट है टू मेक कंपैरिजन इजियर, यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे या पीरियड ऑफ टाइम पे। समझे? पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब किसी एक टाइम पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, या पीरियड ऑफ टाइम पे एक टाइम से लेके दूसरे टाइम तक कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे आपकी एक शॉप है और शॉप पे आपकी मंथली एवरेज सेल्स आ रही है आपकी 2 लाख रुपीज, यानी कि एक महीने में आप 2 लाख रुपीज की सेल कर पा रहे हैं। ठीक है। अब पर्टिकुलर मैंने किसी एक मंथ की बात की कि अभी तक हमारी सेल कितनी हो गई है, तो बात है पॉइंट ऑफ टाइम की, यानी कि पर्टिकुलर किसी टाइम को डिनोट करना। जबकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है एक टाइम से लेके दूसरे टाइम तक। यानी कि मैंने बोला कि आपकी 2 मंथ्स की सेल कितनी है, जनवरी से लेके फरवरी तक की सेल कितनी है, तो ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम से दूसरे टाइम तक। तो आपकी टोटल सेल, जब हमारी एवरेज सेल 2 लाख रुपीज है, तो इस हिसाब से यहाँ पे सेल कितनी आनी चाहिए? 4 लाख रुपीज 2 मंथ की। लेकिन 2 लाख क्या है? एवरेज है। जबकि जनवरी और फरवरी में सेल क्या होगी? डिफरेंट होगी। जरूरी नहीं है कि 4 लाख ही हो, लेस देन 4 लाख और मोर देन 4 लाख आ सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, यानी कि हम डेटा को जब समराइज्ड फॉर्म में कलेक्ट करते हैं या एवरेज निकालते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं आसानी से। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कंपैरिजन का। जैसे हमारे स्कूल का रिजल्ट और किसी अदर स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा, तो उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। या हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक स्टूडेंट्स के मार्क्स के परसेंटेज का दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स के परसेंटेज से। यानी कि एक स्टूडेंट से रमेश, दूसरा स्टूडेंट है सुरेश, रमेश की आए 85%, सुरेश की आए 87%। तो परसेंटेज हमने कैसे कैलकुलेट किया? परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया ऑल सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कंसीडर करके।
तो रमेश के मार्क्स का सुरेश के मार्क्स से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे, परसेंटेज में। कैसे, परसेंटेज में। परसेंटेज क्या है, समराइज्ड फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड देखते हैं, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि जब हम किसी रिजल्ट पे आ जाते हैं फिर वहां पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि इस स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने कम क्यों आए या इसके इतने ज्यादा क्यों आए, या मेरी किसी मंथ की सेल इतनी कम क्यों है। जब मेरे पास एवरेज होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे डिसीजन भी ले सकता हूँ कि अगर मैं फायदे में हूं तो क्यों हूं, अगर मैं नुकसान में हूं तो क्यों हूं। बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखें, टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम अ सैंपल, यानी कि हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। एक पूरे यूनिवर्स को हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, सैंपल की हेल्प से। ठीक है, टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम अ सैंपल, यानी कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा पॉपुलेशन। हमारे पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन कितनी है हम कलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर कंट्री बाई कंट्री डेटा को कलेक्ट करने के बाद में उसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं कि पॉपुलेशन किस ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है, कि हमारे पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन कितनी है, उस पर कोई भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे इसके फंक्शंस। रेक्विजिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि हम इसके बारे में और भी आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिजिडली डिफाइंड। अब ये रिजिडली डिफाइंड कैसे होता है वो समझें। सपोज दैट हमने यहाँ कोई एवरेज फाइंड आउट किया, ठीक है, वो एवरेज किस में होगा, नंबर्स में। मान के चलो वो एवरेज आया हमारा 75, तो क्या हो गया, रिजिडली डिफाइंड, यानी कि एक्चुअल में 75 ही है। आप इसको 74 या 76 नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास रॉ डेटा है, हमने रॉ डेटा की हेल्प से कैलकुलेशन की, एवरेज फाइंड आउट किया। ठीक है, तो कैसा होगा, रिजिडली डिफाइंड हुआ, यानी कि जो ये कह रहा है वो अपनी जगह सही कह रहा है, बिकॉज इनके पास क्या है, डेटा। ओके, सेकंड वन है बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि यहाँ सारे ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। यानी कि इसका जो बेस है वो बेस क्या है, ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सबको कंसीडर करने के बाद में हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज डेट मैं पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, यानी कि अपने कंट्री की एवरेज इनकम पर कैपिटल कितनी है। तो हम उस पर कैसे जाते हैं, हम जाते हैं कि पूरे कंट्री की इनकम को फाइंड आउट करते हैं, उसका समेशन करते हैं, डिवाइड देते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। ठीक है, सो उस ऑब्जर्वेशन के लिए क्या है, उसका बेस क्या है, ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सभी पूरी कंट्री की हमने इनकम फाइंड आउट की है। ओके, थर्ड है इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग के थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन होने से इस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। सपोज दैट आप देखें, इट शुड बी लीस्ट फेस्ड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से इस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेटा लार्ज अमाउंट पे होते हैं और थोड़े बहुत अप डाउन होने से बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। नेक्स्ट वन है कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि हमें अगर आगे भी भविष्य में भी कुछ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करने, कुछ और भी फाइंड आउट करना है तो एवरेज की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे एक टॉपिक होता है कंबाइंड मीन, ध्यान दें इस पे, एक टॉपिक होता है कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए, यानी कि कंबाइंड एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एवरेज पहले होना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज की हेल्प से हम कुछ और भी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कंबाइंड मीन है या इसको हम कंबाइंड एवरेज बोल सकते हैं। लास्ट है हमारा इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, यानी कि बहुत आसान है इसको समझना या इसे कैलकुलेट करना। तो मैं तो नहीं कहूंगा कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि डिपेंड करता है डेटा की नेचर के ऊपर, लेकिन हाँ इसको समझना बहुत आसान है। जैसे आपको बताया गया कि हमारे स्कूल का रिजल्ट रहा लगभग 97%, तो ये क्या है, हम समझ पा रहे हैं कि अप्रोक्स 100 में से 97 स्टूडेंट्स पास हैं। तो क्या है हमारा, इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको ध्यान से देखें। स्टूडेंट्स यहाँ हम समझते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को फ्लो चार्ट के हेल्प से। ठीक है, आइए देखते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बाय हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। ये है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट्स हैव टू पार्ट्स, मीन एंड पोजिशनल एवरेज। ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट मीन, सेकंड है हमारा पोजिशनल एवरेज। ओके, इसमें क्या देखेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन,
इसमें होता है हमारा मीडियन और मॉड। जो पोजिशनल एवरेज होता है उसमें होता है हमारा मीडियन एंड मॉड। अब आप ये भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने इनके साथ में कुछ सिंबल शॉर्ट लिखे हुए हैं। सो मीडियन को डिनोट करते हैं एम से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद कैपिटल एम, ध्यान रखना कैपिटल एम, या मीडियन को हम कैपिटल एम और स्मॉल ई से लिख सकते हैं मी। ध्यान देना, जो ये वाला एम ई है वो ये वाला एम ई है, एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके सिंबल्स हैं। और मोड को हम क्या लिखेंगे, जेड, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। डेट आफ्टर इधर देख लेते हैं, जो हमारा अर्थमेटिक मीन है ये होगा हमारा एक्स बार। ध्यान रखना, ऐसे एक्स बनाएंगे उसके ऊपर बार बना देंगे, ये क्या हो गया एक्स बार। अर्थमेटिक मीन क्या होगा हमारा एक्स बार, ये देखें। उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन जो कि होगा कैपिटल जी, एंड हार्मोनिक मीन ये होगा हमारा कैपिटल एच। अब अर्थमेटिक मीन जो कि एक्स बार है उसके भी टू टाइप्स होते हैं, सिंपल मीन एंड वेटेड मीन। ध्यान देना, सिंपल मीन एंड वेटेड मीन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस फ्लो चार्ट का अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हम शुरू करेंगे अब न्यूमेरिकल सेक्शन। अर्थमेटिक मीन से हम शुरुआत करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन्स बेसिकली थ्री सीरीज में थ्री टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। थ्री सीरीज आपको याद आ रही होंगी। आपका एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज हुआ करती थी जो हमने आपको पहले पढ़ाया था, उसमें क्लास इंटरवल होते थे। एक आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती थी और एक होता था आपका इंडिविजुअल सीरीज। देख लेते हैं आपका इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अगर आप इन सीरीज के बारे में भूल रहे हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हम इन तीन सीरीज की हेल्प से अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे और हर सीरीज में थ्री टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि थ्री सीरीज और थ्री टाइप्स। तो टोटल हमारा कितना हो गया 9, यानी कि हम यहाँ 9 तरीके से अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। उसमें मेथड होते हैं हमारा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। यानी कि हर सीरीज में ये तीनों मेथड हमें अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। देख लीजिए, इंडिविजुअल सीरीज है आपकी। इंडिविजुअल सीरीज में पहला मेथड हमारा कौन सा है, डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड एंड तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। यानी कि इंडिविजुअल सीरीज हमें तीनों मेथड से फाइंड आउट करनी है। सेम एज हमें डिस्क्रीट सीरीज भी तीनों मेथड से फाइंड आउट करनी है। सेम एज हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी तीनों मेथड से ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू करेंगे। आप रेगुलरली हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। हम शुरू करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में आपका डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, मिलते जुलते फॉर्मूले हैं, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम टेबल बना के आप लोग को फॉर्मूले भी दिखाएंगे, याद करने की छोटी सी टेक्निक भी बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट। ओके, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए आप रेगुलरली पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस की हेल्प से आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है देन वो आप फ्रीली कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए